हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को एज ए शॉर्ट ग्लांस, संपूर्ण भारतीय संविधान को एज ए शॉर्ट ग्लांस पार्ट 1 के अंतर्गत हमने आपको प्रेजेंट किया। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने कई महत्वपूर्ण बातों पर भी बल दिया जो आपके पूरे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। परंतु भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पार्ट 2 भाग 2 के अंतर्गत हम शेष अन्य सारी महत्वपूर्ण बातों पर बल देंगे जो संपूर्ण भारतीय संविधान का एक प्रमुख आधार है, जिस पर संपूर्ण भारतीय संविधान आधारित है। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण जिस संविधान सभा के द्वारा किया गया था, उस संविधान को कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर गठित किया गया था। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, भारत की समस्या के समाधान के लिए वे जब 1946 में भारत आए तो वे इस आशा से आए थे कि भारत की समस्या का समाधान हो जाएगा और भारतीयों के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व से पहले 1940 से ही लॉर्ड लिलिथ को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भारत को एक संप्रभु राज्य की अवधारणा की मांग की जा रही थी। 1942 के महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कैबिनेट मिशन की योजना के परिणाम स्वरूप कैबिनेट मिशन ने हमारे संप्रभुता की मांग को स्वीकार किया और 389 सदस्यीय जिस संविधान सभा का गठन किया गया उसमें 3 प्रकार के सदस्य थे। 3 प्रकार के सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर आए थे। 93 सदस्य मनोनीत देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत हुए थे। 4 सदस्य कमिश्नरियों के द्वारा आए थे। कुल इस प्रकार 296 सदस्यों का निर्वाचित हुआ था और 6 सदस्य मनोनीत हुए थे। इस संविधान सभा के सदस्यों ने अलग अलग कार्य की प्रकृति के आधार पर अलग अलग कमेटीज का गठन किया गया और जैसा कि आप जानते ही हैं, इन सारी कमेटियों में तमाम सारे वार्ता समिति, संघ समिति, राष्ट्र समिति, मूलाधिकार समिति, तमाम झंडा समिति, तमाम सारी समितियों का गठन किया गया और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपा गया और ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे जिनका कार्य था विश्व के देशों के संविधानों का अध्ययन करना, परंतु उन प्रावधानों को भारत के संदर्भ में लागू करना जो भारत की स्थिति, परिस्थिति, मांग के अनुकूल हो। तो इस प्रकार भारत का जो संविधान है जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, वह एक बृहद दस्तावेज पत्र बना, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा भारतीय संविधान में लागू करने के बावजूद भी हमने केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान का प्रावधान किया, जिसके कारण से हमारा संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान माना जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातों पर, जिसमें भाग 1 के अंतर्गत हमने आपको पिछले वीडियो में जो लोग नहीं देख पाए हैं, प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लें कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में किन किन बातों पर बल दिया गया था। उन प्रमुख बातों के अंतर्गत पहला हमने आपको बताया था कि भारत का संविधान एक लिखित और विशाल संविधान है। इसका चित्रण हमने आपको बताया। दूसरा हमने आपको उल्लेख किया था लोकप्रिय पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी के अंतर्गत भारत का संविधान जनता की इच्छा से, जनता की सहमति से और जनता को समर्पित करके बनाया गया था। जैसा कि प्रस्तावना की पहली लाइन हमने आपको बताया था कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
तो ये सारे वर्ड जो प्रस्तावना के अंतर्गत है, ये दिखाता है कि भारत का संविधान या भारतीय संविधान के अंतर्गत जनता को सर्वोच्च माना गया है। अतः शासन प्रशासन के द्वारा लिए गए किए गए प्रत्येक कार्य जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। दूसरा हमने आपको कहा था, तीसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसका डिटेल हमने लास्ट वीडियो में आपको दिया था। लोकतंत्र जनता की सहभागिता और जन इच्छा पर आधारित होती है। लोकतंत्र विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा नियतकालिक चुनाव और सरकार की आलोचना प्रत्यालोचना पर भी आधारित होती है। लोकतंत्र निष्पक्षता तटस्थता पर भी बल देता है। लोकतंत्र में लोगों को अपना निर्णय, अपने विचार, अपनी बात को भी रखने का अधिकार होता है। तो इसका हमने बृहद विवेचना आपको लास्ट वीडियो में किया था। गणराज्य या रिपब्लिक। रिपब्लिक से तात्पर्य यह है कि जिस देश के शासन प्रणाली के अंतर्गत, जिस देश के संविधान में हेड ऑफ स्टेट या राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, ऐसी शासन प्रणाली वाले संविधान को या राज्य को हम गणतांत्रिक राज्य के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को हमने लागू किया, उस संविधान में एक इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, एक निर्वाचित राष्ट्रपति के प्रावधान का उल्लेख किया गया, जो भारत को गणतांत्रिक शासन का स्वरूप प्रदान करता है। और प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतांत्रिक शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। सेकुलरिज्म। सेकुलर स्टेट। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, क्योंकि एक धर्म की भी कई सारी शाखाएं, विचारधाराएं होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो। भारत में तमाम सारे धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। उनको अपने धार्मिक क्रियाओं को संचालित या मैनेज करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का बृहद उल्लेख किया गया और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसका स्पष्ट उल्लेख करके इसको शामिल किया गया। दूसरा हमने आपको बताया था कठोर एवं लचीला संविधान। मित्रों, एक चीज याद कर लीजिए, आईएएस की परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि कठोर संविधान के निम्नलिखित में से क्या लक्षण है। तो याद करिए, चाहे कठोर संविधान हो या लचीला संविधान हो, कठोर और लचीले संविधान का सबसे प्रमुख आधार संविधान में होने वाला संशोधन या परिवर्तन है। तो संविधान में संशोधन या परिवर्तन की जो प्रकृति होती है, वही उसका आधार है। यदि संशोधन की प्रकृति बहुत जटिल प्रक्रिया से होती, जैसे अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान दुनिया का जिसे सबसे कठोर संविधान माना जाता है, और जब यह प्रक्रिया अत्यंत सरल होती है या संसद की सर्वोच्चता पर आधारित होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान को किसी भी आवश्यकता के अनुसार किसी भी ढांचे में कानून का निर्माण और उसको समाप्ति करने का अधिकार है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। परंतु भारत का संविधान, मित्रों, यहाँ दोनों का एक सम्मिश्रण है। एक तरफ कठोर संविधान और दूसरी तरफ लचीला, यानी कठोर और लचीले, जिसको आप खट्टा और मीठा दोनों कर सकते हैं। खट्टा और मीठा, शायद टॉफी भी यही सब ज्यादा खाते हैं। और नेक्स्ट है संघीय शासन प्रणाली, जिसे हम फेडरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। फेडरल सिस्टम क्या है, इसकी हमने लास्ट वीडियो में बहुत बृहद चर्चा की थी। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन होना आवश्यक है, लिखित रूप से विभाजन होना है, सर्वोच्च विधायी शक्ति का भी होना आवश्यक है, सर्वोच्च न्यायिक शक्ति का भी होना आवश्यक है। परंतु भारत के संघीय शासन प्रणाली और अमेरिका के संघीय शासन प्रणाली में बहुत बड़ा अंतर भी है। अमेरिका के संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत बैलेंस ऑफ पावर राज्यों को दिया गया है, जबकि भारत के संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच विभाजित करने के बावजूद भी बैलेंस ऑफ पावर राज्यों को दिया गया, बैलेंस ऑफ पावर केंद्र के पक्ष में दिया गया, यानी केंद्र को अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया। और ये शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समूची। इसका बृहद विवरण हमने लास्ट वीडियो में है, उसको आप देख लीजिए। अब हम आते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली का जो प्रावधान तो है, परंतु इसके अतिरिक्त इस पर और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। भारत के संविधान में संघात्मक तो है, परंतु संघात्मक के साथ साथ अनेक एकात्मक लक्षण भी हैं। यह एकात्मक लक्षण के कारण
संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षण से भी युक्त है। तो भारत का जो संविधान है, संविधान का जो आधार है वह संघीय शासन प्रणाली है, परंतु संघीय शासन प्रणाली होने के बावजूद भी अनेक लक्षण इसमें एकात्मक शासन प्रणाली के भी हैं। मित्रों, ये आईएएस का भी प्रश्न है, क्योंकि आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षा में, मेंस में भी इस पर प्रश्न आता है क्या। Although Constitution of India is the base on federal system, but many part of the Constitution is also unity form of the government. यद्यपि भारत का संविधान एक संघीय शासन की अवधारणा पर आधारित है, परंतु भारतीय संविधान के अनेक लक्षण इसे एकात्मक रूप में भी लाते हैं। तो मित्रों, एकात्मक शासन क्या है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एकात्मक शासन उस शासन प्रणाली को कहा जाता है जिस शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य के लिए एक ही प्रावधान, जैसे भारत में नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत जो नागरिकता का प्रावधान है वह सिंगल सिटीजनशिप है। आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो सकते हैं, परंतु सिटीजनशिप आपका इंडियन है। तो नागरिकता क्या है। दूसरा, नागरिकता के साथ साथ केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान का प्रावधान है। केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान है, यद्यपि संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य के अलग अलग संविधान होना चाहिए, परंतु केंद्र और राज्य के अलग अलग संविधान ना होकर एक ही संविधान की अवधारणा है जो इसके एकात्मक लक्षण को बताता है। दूसरा, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी रूप धारण कर लेती है। भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन, चाहे वो किसी भी राज्य के हितों से ही संबंधित हो, ऐसा संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है। और आप जानते ही हैं कि भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार संसद को है, और यह अनुच्छेद आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यह गहरी संस्था। इसके अतिरिक्त तमाम सारी संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान, सीएजी कहे। संविधान के आर्टिकल 148 के अंतर्गत एक नियंत्रक लेखा महापरीक्षक है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए ऑडिट करता है। तो यह एक भी गहरी प्रावधान है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए सिंगल सिटीजनशिप के साथ साथ सिंगल जुडिशियल सिस्टम का भी प्रावधान है। एकल न्यायिक व्यवस्था का भी प्रावधान है। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को, चाहे वह लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उसकी सुनवाई की गई हो, परंतु उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट इज ए अपीलेट कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय एक अपीली न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय होगा उसे मानने के लिए ऑल द हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, सभी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय बाध्य। तो आप कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 या एक ही सिंगल इलेक्शन कमीशन, एक ही निर्वाचन आयोग है जो संसद और विधान मंडल के सदस्यों का भी चुनाव कराता है। तमाम सारे एससी, एसटी, ओबीसी कमीशंस का भी गठन जो पूरे भारत के लिए किया गया। एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का भी गठन किया गया। तो ये तमाम सारे ऐसे लक्षण हैं जो केंद्र और राज्य के लिए एक ही प्रावधान के अंतर्गत है। अतः आप कह सकते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था यद्यपि संघीय शासन प्रणाली पर आधारित है, परंतु इसके अनेक लक्षण एकात्मक हैं। तो इसका मेंस में एक प्रश्न आता है, मित्रों याद कर लीजिए कि संघीय शासन प्रणाली के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी हैं, परंतु एक विद्वान जो अमेरिका के केसी वेयर ने लिखा है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था क्वासी फेडरल है, अर्ध संघीय है,
कथन और कारण में ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आप इसे गलत कहिएगा, क्योंकि संघीय शासन का प्रारूप कम और अधिक हो सकता है, परंतु अर्ध संघीय क्वासी-फेडरल सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं हो सकता। दूसरा, अब हम दूसरी विशेषता पर आते हैं। दूसरी विशेषता को जानने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखें कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान है, परंतु उसके भी पहले मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान है, परंतु उसके भी पहले हम एक समाजवादी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आजादी के बाद समाजवादी व्यवस्था पर आधारित समाजवादी व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था क्या है आप जानते ही हैं। ये एक लंबे विदेशी पराधीनता से मुक्त होने के पश्चात भारत ने समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी पर बल दिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया। और समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, या ऐसे समतामूलक अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें भेदभाव हो लेकिन कम से कम हो। और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर शासकीय या शासन या सरकार का नियंत्रण या निर्णय लेने की प्रक्रिया सर्वोच्च होती है, और जिसमें व्यक्तिगत या निजी निर्णय की प्रक्रिया संकुचित होती है। तो हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ, किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के आधारभूत अधिकारों को, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार, मनोरंजन, इन सारी व्यवस्थाओं का यदि कोई व्यक्ति इससे वंचित या आवश्यकता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य या सरकार की। तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप जानते ही हैं 1991-92 में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के शासनकाल में थे, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन, उदारवादी मूल्यों को समाहित करके निजीकरण की अवधारणा का तेजी से विकास किया, जिससे बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश भारत में हुआ और तमाम ऐसी आर्थिक क्रियाओं का भी विकास हुआ जो उदारवादी अर्थव्यवस्था कर। यही उदारवादी अर्थव्यवस्था जब सर्वोच्च स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है, जिसमें व्यक्तिगत निर्णय लेने की अवधारणा सर्वोच्चता की ओर होती है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो मित्रों, समाजवादी शासन के स्वरूप पर हमने बल दिया, जिसमें अधिकांश निर्णय शासन या सरकार के द्वारा शासकीय हस्तक्षेप से किए जाते हैं। दूसरा, अब हम आते हैं मौलिक अधिकारों पर। भारत के संविधान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार, कोई भी परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा के रूप में, चाहे IAS, PCS या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम, फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। कोई भी परीक्षा हो, इससे प्रश्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, और मैं इस फंडामेंटल राइट्स को एक अलग वीडियो में बृहद रूप से, खासकर सिविल के बच्चों के लिए, इसको मैं स्पेशली कंपोज करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि फंडामेंटल राइट्स जब आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे, कोई भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न आपका इससे गलत नहीं हो पाएगा। एक बार मित्रों और कह दूं, आपके तमाम सारे फोन मेरे पास आ रहे हैं और उन फोन कॉल में बहुत सारी बातें भी रही है, पर एक बात जो आप लोग कभी कभी भूल जाते हैं, भूलने वाली बात क्या है? आप प्रशंसा और अच्छाई तो करते हैं, परंतु जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार कम से कम सब्सक्राइब करके मनोबल को तो बढ़ाएं, उत्साह को तो बढ़ाएं। और दूसरा, जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं, जो आपके मित्र हैं, जो किसी कारण से इस समय जानकारियों से दूर हैं, उनको भी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें कि वे भी इस मौके का जबरदस्त लाभ लें और परीक्षा के संदर्भ में तमाम सारी जानकारियों के साथ, तमाम सारे प्रश्नों के साथ हम आपके पीछे आएंगे। दूसरा यहां लेते हैं मौलिक अधिकार। संक्षेप में हम बताना पड़ेगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत पार्ट 3
पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 टू 35 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। मित्रों, मूल अधिकार दो शब्दों से बना है, मूल प्लस अधिकार। मूल अधिकार जीवन के वे आधारभूत अधिकार हैं जिनसे यदि वंचित हुआ जाए या वंचित होने पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास से या व्यक्तित्व की पूर्णता की ओर ले जाने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान ही क्यों न हो, चाहे वो कितना ही बड़ा रिच फैमिली से ही क्यों न हो। तो मूल अधिकार हमारे जीवन के आधारभूत अधिकार हैं, मूलभूत हैं, जिसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से दूर नहीं किया जा सकता। और इन मूल अधिकारों के अंतर्गत जब हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, उस समय हमने 7 प्रकार के मूल अधिकार को लागू किया था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हमने राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 से लैप्स किया और वर्तमान में इसे लीगल राइट के रूप में आर्टिकल 300A में इसको हमने शामिल किया। तो मूल अधिकार जो 6 प्रकार के मूल अधिकार, मैं इसको शॉर्ट में अभी बता दूं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, 14 to 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता, समानता हो और स्वतंत्रता ना हो तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमें समानता और स्वतंत्रता और हमारा शोषण हो तो शायद व्यक्तित्व पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 23 एंड 24 में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को शामिल किया। आर्टिकल 25 to 28 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत तमाम सारे धार्मिक प्रावधानों को शामिल किया। आर्टिकल 29 एंड 30 राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, बट दैट इज स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज क्लासेस। जैसे मैंने कहा कि भारत में अनेक धर्म के लोग करते हैं और सभी धर्म के अपने अपने साहित्यिक ग्रंथ आदि भी हैं, तो सभी धर्म के लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसके विकास का भी। आर्टिकल 31 जैसे मैंने कहा था कि वर्तमान में इसका स्वरूप 44वां संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से लैप्स कर दिया गया। और आर्टिकल 32 इज द सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था, संविधान सभा में ये कहा था, अगर मुझसे कोई ये पूछे, अगर मुझसे कोई प्रश्न करे कि भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सा है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था, नो डाउट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 में है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को दैट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दिया है। यह संविधान की आत्मा है। जैसे शरीर से आत्मा के अलग होने से शरीर की वैल्यू समाप्त हो जाती है, उसी तरीके से संवैधानिक उपचार पूरे मौलिक अधिकार का या पूरे संविधान का एक पार्ट है। तो मित्रों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं। इसे हम भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। यह हम इस मौलिक अधिकार के प्रावधान को अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया है, परंतु भारत की जो ट्रांजिशनल सिचुएशन थी, संक्रमणकालीन स्थिति थी, हमने अमेरिका से भी ब्रॉडर यूज में भारत में इसका इंप्लीमेंट किया। मौलिक अधिकार की जो सबसे प्रमुख ताकत क्या है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। सभी मूल अधिकार जस्टिसेबल हैं, वाद योग है, न्याय योग है। इफ एनी फंडामेंटल राइट्स आर डैमेज्ड बाय एनी पर्सन, एनी सोसाइटी, एनी स्टेट, एनी गवर्नमेंट, तो इसकी अपील डायरेक्टली इन हाई कोर्ट बाय आर्टिकल 226 और इन सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 32। और इसके लिए 5 प्रकार से रिट जारी किया जाता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। यानी पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्टियरी और 5वां कोवारंट।
ये 5 प्रकार के रिट जारी कर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और व्यवस्था उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से संरक्षित है। तो मित्रों, इस पर बृहद विवरण हम बाद के वीडियो में लोड करेंगे, अपलोड करेंगे। दूसरी इसकी एक विशेषता और याद करना होगा हमें कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये 26 जनवरी 1950 के संविधान में 26 जनवरी 1950 के संविधान में नहीं लागू किया गया था, परंतु इसे बाद में बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 परंतु भारत के संविधान में इसे सोवियत संघ से प्रभावित होकर लागू किया गया था। आप जानते हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने सोवियत संघ के विकास की अवधारणा और उसके कर्तव्यों के बोध से बहुत प्रभावित थे। यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवादी अवधारणा को स्वीकार किया था, क्योंकि वह अमेरिका के लोकतांत्रिक और सोवियत संघ के कम्युनिस्ट सिस्टम को सोशलिस्ट सिस्टम में कन्वर्ज कर उसकी विकास की प्रक्रिया से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो मौलिक कर्तव्यों को हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिए गए, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और मित्रों, इसका हम आगे के वीडियो में बृहद रूप से अपलोडिंग करेंगे। ये तो एज ए शॉर्ट ग्लांस स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट के आधार पर ही 10 मूल कर्तव्यों को, परंतु 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत इसे 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जब शामिल किया गया, तो इसे आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट्स का भी दर्जा दिया गया। चलिए, इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 36 to 51 एक ऐसे आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल दिया गया है, जिसमें जनता के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना ऐसा राज्य का दायित्व है। नीति निर्देशक तत्व को हमने आयरलैंड के संविधान से स्वीकार किया है। नीति निर्देशक तत्व एक आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, वह कमजोरी यह है कि यह राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश है, परंतु यह बाध्यकारी नहीं है। यदि कोई राज्य की सरकार इसे पालन नहीं कर पाती है, तो इसका तात्पर्य है कि वे इसके लिए न्यायालय में संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा, इसके साथ साथ एक हम और उल्लेख करना चाहेंगे कि यूनिवर्सल इलेक्टोरल सिस्टम को भी हमने सार्वभौमिक वयस्क मतदान प्रणाली। मित्रों, एक चीज जरूर याद करिए, भारत में सबसे पहले यूनिवर्सल इलेक्टोरल सिस्टम, इट मींस एक निश्चित आयु सीमा प्राप्त होने के पश्चात भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के अपने मत देने का अधिकार, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जात, धर्म, क्षेत्र, वर्ग हो, गरीब अमीर कोई भी हो, ये पहली बार 26 जनवरी 1950 के संविधान में प्राप्त हुआ। तो आप कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और एक लास्ट में उल्लेख जरूर करेंगे कि हमने हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी हमारी नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया। भारत एक विविधतापूर्ण संस्कृति और सभ्यता वाला भी देश है। विभिन्न प्रकार के रीत रिवाज, बोल भाषाएं 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। और इतनी बड़ी विविधता वाले देश में देश की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को और विकास को सुरक्षित रखने के लिए हमने हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है, जो हिंदी के माध्यम से, हिंदी के संचार के द्वारा पूरे भारत को एक सूत्र में लाने का भी हमने प्रयास किया है। तो इस प्रकार मित्रों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को अध्ययन करने से पता होता है
कि भारत का संविधान एक ऐसे शासन की अवधारणा पर बल देता है कि जो जनता के सर्वोत्तम कल्याण, जो जनता के सर्वश्रेष्ठ कल्याण, एक प्रकार का कल्याण किसी एक समय विशेष के लिए सर्वाधिक लाभदायक होता है, परंतु समय और परिस्थिति के सापेक्ष जो परिस्थितियां बदलती है उसके अनुसार परिवर्तन और संशोधन करने की जिम्मेदारी शासन या सरकार को दी गई है, जिससे जनता का सर्वोत्तम कल्याण हो सके। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के अंतर्गत एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल दिया गया है और जो भारत के लिए एक ऐसे शासन का स्वरूप का निर्माण करती है जिसमें सभी लोग खुश और प्रसन्नचित्त हों, स्वस्थ हों। तो इस तरह से भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं भाग 2 के अंतर्गत हम एक बार फिर से बता दें। पहला प्रावधान लिखित और विशाल संविधान, दूसरा लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान, तीसरा लोकतांत्रिक, चौथा गणराज्य, पांचवा धर्मनिरपेक्ष राज्य, छठा कठोर और लचीला संविधान, संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षण, समाजवादी व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निरीक्षक, सार्वभौमिक मताधिकार और हिंदी को राष्ट्रीय राजभाषा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु संक्षेप में हम इन भाषाओं का हमने उल्लेख किया। आगे के वीडियो में हम आपको और भी महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख करेंगे, जैसे कि पहला यूनिट पर जब हम आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि भारत में नागरिकता का क्या प्रावधान है, नागरिकता क्या है, नागरिकता का क्या महत्व है, नागरिकता का हमारे लिए क्या उपयोगिता है। दूसरा, संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कैसे प्रावधान है, लेकिन मौलिक अधिकार जैसे अभी हमने आपसे कहा कि कोई भी ऐसा परीक्षा सिविल का नहीं होता जिससे इसे प्रश्न एक ना आते हो, तो इस पर हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके सारे प्रश्नों का समाधान इस वीडियो से होता रहे। मित्रों, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देने के साथ साथ फिर से आपसे अपेक्षा करेंगे अपने सभी सहयोगियों तक, अपने सभी मित्रों तक जो हमसे जुड़े रहे हैं या नहीं भी जुड़े रहे हैं, उनको ये शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और शेयर करके इनको अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब कराएं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा मनोबल भी बढ़ाएं। आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से इंतजार। धन्यवाद।